हाय स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम सेकंड लेक्चर देखेंगे मराठी का। मी चित्रकार कसा झालो। फर्स्ट वन बच्चों देखिए, हर एक बच्चे के अंदर एक एक्टिविटीज़ रहती है। उसमें ड्राइंग आता है, स्पोर्ट्स, उसके साथ साथ डांस से गुण रहते। तो इन्हीं गुणों को अपने पढ़ाई के साथ साथ उनको मौका देना चाहिए। ये भी एक्टिविटीज़ अपने साथ लानी चाहिए और यही इस प्रस्तुत पाठ में आपको लेखक ने बताया, अपनी कहानी आपके सामने प्रस्तुत की है। वो लेखक भी हैं, उसके साथ साथ अच्छे चित्रकार भी हैं। तो उनकी कहानी हम देखते हैं, उनकी स्टोरी देखते हैं। लेखक का नाम है ल.म. कडू। उनका जन्म 1947 में हुआ था। एक प्रसिद्ध मराठी लेखक है, उसके साथ साथ वो अच्छे चित्रकार भी है। उन्होंने बाल साहित्य मतलब बच्चों के ऊपर 30 किताबें लिखी है। उसके साथ साथ उनकी झाड़ है, छोटे बच्चों के लिए किताब है, वो प्रसिद्ध है। खारीचा वाटा, ये बड़ा कथा संग्रह है उनका। जॉर्ज कार्वर या इनका चरित्र, जॉर्ज कार्वर के बारे में उन्होंने किताब लिखी है। रावीचा मोर, ये बाल साहित्य मतलब बाल साहित्य पे एक प्रसिद्ध बुक है। उनको 2017 में खारीचा वाटा इस किताब के लिए उनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला था। 2014 में उनको महाराष्ट्र शासन के सरकार की तरफ से उनको अतिशय मतलब उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती साने गुरुजी अवार्ड मिला था। वो शेगांव और अहमदनगर इधर जो जनवरी 2018 में जो बाल कुमार साहित्य सम्मेलन हुआ था, उनके वो अध्यक्ष भी थे। निसर्गाच्या सान्निध्यात असलेल्या आपल्याला उपजत कला शोधण्याचे अनेक मार्ग सापडतात, हे लेखकाने स्वानुभवातून या पाठात सांगितलेलं। मतलब निसर्ग के साथ हम जुड़े रहते, नेचर के साथ हम जब कनेक्ट रहते हैं तो अनेक ऐसे अनुभव आते हैं। तो किस तरह वो अनुभव आते हैं, वो अनुभव लेखक ने अपने अनुभव इस पाठ में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। वो देखते हैं बच्चों, मी तुमच्या एवढ्या असताना मी जे अनुभवलं पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे। लेखक कहते हैं कि मैं आपकी उम्र का था तब मैंने जो एक्सपीरियंस लिया, जो देखा, वो मैं आपके सामने प्रेझेंट कर रहा हूँ बच्चों। प्रथम निसर्ग, आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही। त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्या फायद्याचं आहे। निसर्गातून आपलं पालनपोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतं। निसर्ग धुंडाळत रहा, तुम्हाला सर्जनाच्या वाटा अपसुख सापड़तील। मतलब निसर्ग के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो सच में बहुत ही अच्छा अपना भला होगा। मतलब निसर्ग के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो देखिए नेचर से जो हमारी जो भी नीड्स है वो क्या मिलती है हमें, सृष्टि से, निसर्ग से मिलती है, प्रकृति से मिलती है। अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो निसर्ग भी अपना ध्यान रखेगा। बहुत सारे ऐसे कलाएँ निसर्ग से हमें मिलती है, बराबर है ना। तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो। माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं। माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत होतं। घनदाट जंगल, दुधडी भरून वाहणारी नदी, निळे डोंगर, हिरवं रान, अवघा आनंदी आनंद। अशा वातावरणात माणसातील सर्जनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच। माझा एक मित्र होता। आम्हाला खूप वाटायचं की आपण चित्र काढावीत, पण काय करणार, आमच्याकडे कसलीच साधनं नव्हती। पेन्सिल, रंग, ब्रश हे तर सोडाच, साधा कागदही नव्हता। अभ्यासाची एकच वही, पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल, तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची। दुसरी मिळण्याची शक्यता नव्हती। शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता की चित्रबित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडत ना घरातल्यांना, वात्रटपणा वाटायचा। मतलब लेखक अपनी कहानी बता रहे हैं कि जब वो प्राइमरी सेक्शन में थे तो वो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका गांव अतिशय निसर्गरम्य मतलब सीनरी में था। उनके इधर नैसर्गिक सृष्टि मतलब निसर्गरम्य वातावरण मतलब प्रकृति का एक अच्छा नज़ारा उनके गांव में था। देखिए अच्छा एक चित्र रहता है, क्योंकि गांव का जो गांव का जो वातावरण होता है वो शहर से भी बहुत ही बेटर रहता है बच्चों। तो तभी लेकर जब गांव में रहते तो उधर उनके इधर जंगल बहुत था। वो कोकण साइड रहते थे तो उधर पहाड़े जंगल बहुत ही रहते हैं।
तो उसी गांव में वो रहते थे। उधर नीले डोंगर को मतलब नीला पहाड़ कहा गया है। उसके साथ साथ हरा भरा खेत और इसी अच्छे वातावरण में आनंद ही मिलता है। और सर्जनशीलता मतलब अच्छे गुण, ऐसे वातावरण में इंसान के जो अंदर अच्छे गुण रहते हैं वो अपने आप बाहर निकलते हैं। लेखक कहते हैं कि उनका एक फ्रेंड था, तो वो और लेखक को चित्र बनाने का बहुत शौक़ था। उनके पास पेंसिल नहीं थे, रंग नहीं थे, ब्रश नहीं थे और चित्र बनाने के लिए सादा कागज़ भी नहीं था। तो उनको एक पढ़ाई के लिए एक ही बुक थी और पाटी, मतलब जो हम पाटी यूज़ करते हैं ना, और पेंसिल से हम उसको उस पर लिखते हैं, वो भी वो उनके मतलब एक पेंसिल ही उनके पास थी। मतलब वो पेंसिल जब तक वो अच्छे से टुकड़ा उसका नहीं होता है तब तक वो यूज़ करते थे। उसके साथ साथ वो बोलते हैं कि दूसरी जल्दी मिलती नहीं थी, वही यूज़ करते थे वो पेंसिल। और लेखक कहते हैं कि पढ़ाई ही करना रहता था तभी। अदर जो एक्टिविटीज़ रहती थी, मतलब चित्र बनाना या तो दूसरा गाना गाना या डांस करना, ये सब एक्टिविटी को डिमांड नहीं था, इतना वैल्यू कोई नहीं देता था, क्योंकि फोकस उनका तभी के ज़माने में पढ़ाई पे ही देते थे पेरेंट्स और उनके सर। अगर कभी कभार उन्होंने चित्र बनाया तो वो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, उनको डांटने लगते थे सब जन, मतलब ये क्या है, मूर्खता है, लाइक दैट ऐसे बोलते थे उनको। इसलिए सब गुस्सा करते थे। चित्र अगर उनके मित्र और लेखक बनाते थे तो उनके घर के परिवार वाले और उनके सर शिक्षक उनको क्या करते थे, डांटते थे। वैशाख महिन्यातील ऊन करपून टाकणारं असायचं। आम्ही गावातली सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो। अंगात गारवा भरला की पुन्हा काठावर येऊन बसायचं। काठालगत खूप खडक होतं। पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले रामरुंद पसरलेले। आम्हाला तिथंच आमचा कॅनव्हास सापडला। या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती। मतलब लेखक क्या कहते थे, जब गर्मी का मौसम था तो नदी में जाते थे घूमने के लिए, नहाने के लिए, तब उधर उनको चित्र बनाने के लिए मौका मिलता था। तो नदी में जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं गांव में, तो उस पत्थर पे वो क्या बनाते थे, चित्र बनाते थे। तो उनके लिए वही कैनवास था। कैनवास का मतलब होता है बच्चों, चित्र बनाने के लिए बड़ा जो पेपर रहता है, जो ऐसे बड़े बड़े चित्रकार बनाते हैं, निसर्ग में नेचर के साथ ऐसे जुड़े रह के वो चित्र बनाते, मतलब ऐसे फ्रैंकली बनाते, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई भी स्ट्रेस न लेके वो अपना चित्र बनाते रहते हैं ऐसे सुंदर ऐसे वातावरण में। उस तरह उनका कैनवास जो रहता है चित्र बनाने के लिए, वो कैनवास लेखक के लिए कौन सा था, नदी में जो बड़े बड़े पत्थर रहते वो उनके लिए कैनवास था। उस पर वो क्या बनाते थे, चित्र बनाते थे। पण चित्र कशाने काढणार, तोही मार्ग सापडला। आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरूम असतो, शिवाय पिवळट रंगाचे दगडही सापडतात। ते दगड आपटले की त्याची पिवळी पिवळी पक्की पड़ते। मतलब क्या, उनको प्रश्न मन में आता था कि चित्र कैसे बनाए, किससे बनाए, लाइक दैट। तो उनको आइडिया भी आती थी। गांव में मतलब कोकण साइड ना बच्चों, रेड कलर का मुरुम करके नामक एक स्टोन रहता है, तो उसको थोड़ा सा गीला करेंगे ना तो उससे चित्र बनता है। तो लेखक को वही आइडिया आई मन में और उन्होंने क्या किया, उससे चित्र बनाने लगे। और उसके साथ साथ पीला कलर का भी पत्थर रहता था नदी के आसपास, तो वो पत्थर ऐसे उसका पाउडर बनाने के पास उसका कलर मिलता था उनको, पीला कलर अगदी पिठासारखे असते। हवं तसं पाणी घातलं की पिवळा रंग तयार। मुरमाचा खडा ओला करून घेतला की खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं। काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं। गुडघ्यावर टेकून रेषा काढण्यात दंग व्हायचो। रेषा काढीत हातभर पुढं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं तर रेषा वाळूत लालजर्द झालेल्या असायच्या। आणखीन सुरू यायची। तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुडघ्याची साल्ट गेलेली लक्षातच यायची नाहीत। बच्चों, वो लेखक चित्र बनाते थे ना, तब वो घुटनों पे बैठते थे। तो क्योंकि बड़े बड़े पत्थर रहते, उतना तो नीचे अगर चित्र बनाना हो तो कैसे, नीचे तो बैंड नहीं हो सकते थे अच्छे से, तो वो क्या कहते थे, घुटनों पे बैठ के क्या बनाते थे, चित्र बनाते। तो इतना वो मग्न होते थे चित्र बनाते समय, अपने घुटनों की जो स्किन रहती थी, चमड़ी निकलती थी, उनको समझ में भी नहीं आता था। इतना वो उसी में गुंग हो जाते थे, मग्न हो जाते थे। तापलेल्या काही दिवसांनी वाटायला लागले कि यात रंग भरावेत। फिर वो चित्र बनाते थे, उनको आइडियाज़ आने लगे कि हम चित्र तो बनाए हैं लेकिन इसमें कलर कैसे भरना चाहिए, बहुत ही अच्छा और दिखेगा अगर उसमें कलर भरेंगे तो लेकिन किस तरह मतलब उस पर कलर भरेंगे।
किधर से लाएंगे? त्या दिवसात काटेस्वार फुलते, लालबडक होते. तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगाळले की जांभळा रंग मिळतो. शेंद्री रावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात. मतलब उनको समझ में आया कि काटेश्वर करके काटेश्वर नामक एक वनस्पति तभी मतलब उस समय पे उस सीज़न में मिलती थी. उसको क्या करेंगे, अगर उससे जो परागकण होते हैं उसको अगर हम उसका पाउडर बनाएंगे तो वो रेड कलर का उसका कलर मिलता है. उसके साथ साथ उसके जो परागकण का जामुनी कलर मिलता है और उसका जो फ्लावर रहता है वो फ्लावर्स का रेड कलर मिलता है. और शेंद्री नामक एक वनस्पति थी, उसके जो बीज मतलब सीड्स रहते थे उसका भी पाउडर बनाने के बाद उसका ऑरेंज कलर मिलता है. और हरा कलर पत्तों का हो गया. और इससे क्या वो लेखक क्या करते थे, अपना जो चित्र था वो कलरफुल इस तरह कलर से करते थे. और ब्रश का यूज़ वो बाम्बू की जो लकड़ी रहती है उसको शेप देके उसको ब्रश बनाते थे. तहानभूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्रे रंगवत बसायचो. नजर जाईल तिथपर्यंत विचित्र चित्र. थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा. नजर जाईपर्यंत चित्र. थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा. नदी व्हायला लागायची. आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची. मतलब थोड़े दिन के बाद बारिश आने लगती थी और बारिश आने के बाद नदियों को पानी आता था और उस पानी में लेखकों ने जिस पत्थरों पे चित्र बनाया है वो पत्थर भी डूब जाते थे और उनका चित्र भी. आगे देखिए बच्चों, मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे. निसर्ग किती परीने आपल्याला देत असतो ते लक्षात येईल. मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधनं नाहीत म्हणून अडून बसण्याचं कारण नहीं. तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनाशिवाय साधना करता येतात. मतलब लेखक अपनी कहानी बता रहे हैं कि अपना एक उदाहरण दे रहे हैं कि निसर्ग से हमें बहुत कुछ ऐसा मिलता है. निसर्ग हमें बहुत कुछ देता है तो उसमें से हमें भी लेना चाहिए और जो भी मिलता है उसमें हमें खुश होना चाहिए. उसके साथ साथ हमारे अंदर जो भी गुण होते हैं वो हमें क्या करना चाहिए, बाहर लाने चाहिए और उनको एक मौका देना चाहिए. बच्चों, लेखक का कहना क्या है कि अगर हमारी इच्छा तीव्र रहेगी, मतलब अ विल फाइंड अ वे, एक इंग्लिश में थॉट है कि अगर हमारी इच्छा रहेगी तो हमें मार्ग ज़रूर मिलता है. इस तरह लेखक अपनी कहानी बता रहे हैं. अगर आपके मन में इच्छा रहेगी कुछ करने की, तो अगर उसके लिए आपको कुछ साधन नहीं रहेगा फिर भी आप अपने मुकाम तक पहुंच सकते हो. नेक्स्ट देखिए, आता हेच पहा, श्रावण सरता पाऊस कमी व्हायचा पण नदी वाहतच असायची. आमचा कॅनव्हास म्हणजेच खडक मोकळा व्हायला पार चैत्र महिना उजाडायचा. तोवर काय करायचं त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला. लालभडक मऊशार माती हाताला लावण्यासारखी वाटायची. मूर्ती कराव्यात असं ठरलं, पण हा मातीचा खेळही लपून करावा लागे. कधी गोट्यात मागच्या बाजूला नाहीतर गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा. मूर्ती करून वाळत ठेवल्या की काही काळाने त्यांना तडे जाऊन ढासाळायचे. हिरमोड व्हायचा. त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा होता. विचार करता करता लक्षात आलं की गाईचं शेण ओलं असताना जसं असतं तसंच ते वाळल्यावरही राहतं. त्याला तडे जात नाहीत. आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं. आता मूर्ती थोड्या टिकायला लागल्या तरीही जास्त दिवस झाल्यावर बारीक तडे जाऊन ढलप्या पडायच्या. पुन्हा विचार शुरू. मतलब बच्चों, लेखक ऐसे बैठते नहीं थे. देखिए, चित्र समर सीज़न में बनाते थे, उसके साथ साथ जब बारिश आने लगती थी वो घर में भी बैठ के अपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ करते रहते थे. तो जब श्रावण महीना था तब पानी बहुत आता था नदी में, बारिश भी थी. तो चैत्र महीना में वो क्या करते थे, चैत्र मास में वो मिट्टी जो रहती है तो मिट्टी को क्या करते थे, मिट्टी से मूर्तियाँ बनाते थे. तो मूर्तियाँ बनाते थे, वो मूर्तियाँ क्रैक हो जाती थी. लेकिन उनको एक और आइडिया एक मन में आई कि अगर हम उस मिट्टी में गाय का जो गोबर होता है वो मिक्स करेंगे तो मूर्तियाँ थोड़ा मजबूत हो जाएगी. लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी मूर्तियाँ सूखने के बाद क्रैक होने लगी. आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा. म्हादू आयते कपडे विकायला यायचा. सगळा डोंगर भाग फक्त पायवाटा. तो आपला माल घोड्यावर लादून आणायचा. नांदुरकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची.
तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा। उसके बाद लेखक के मन में और दूसरी आइडिया आई। उनके गांव में वीकली मार्केट भरता था, आठवड़ी बाज़ार उनको कहते हैं। तो महादू नामक एक इंसान था, वो क्या करता था, कपड़े बेचने के लिए आता था। तो तभी पहाड़ था, पहाड़ पे वो अब घोड़े को लेके आते थे। तो एक पेड़ था, उस पेड़ पे पेड़ के नीचे घोड़े को बांधते थे। तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा। आम्हाला घोड्याची लीद दिसली। लीद म्हणजे घोड्याचं शेण। त्यात बरेच धागे दिसत होते। हे धागे माती धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला। फिर उनको जो उस घोड़े का गोबर, लीद कहते हैं उसको मराठी में, घोड़े का गोबर मिट्टी में मिलाने के बाद अगर हम कौन सी भी मूर्ति बनाते हैं, उस मूर्ति को क्रैक नहीं हो जाते वो मूर्ति। वो उनके मन में कल्पना आई, तो वो उन्होंने ऐसा ही किया। घोड़े का गोबर लिया और मिट्टी में मिक्स करके उन्होंने क्या किया, मूर्तियाँ बनाने लगे। आमच्या मूर्तींना बिलकुल तडे जात नव्हते। केवढा आनंद झाला हे मला शब्दात सांगता येणार नाही। मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला। मतलब लेखक का कहना क्या है, उन्होंने एक आइडिया मतलब ऐसे फेल होने के बाद उन्होंने ऐसे ही नहीं बैठे वो लोग, दूसरा उन्होंने ट्राई किया। मतलब हमें हर एक बार फर्स्ट टाइम में हमें मतलब सफलता मिलती है ऐसे नहीं रहता है बच्चों, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, दूसरा आइडियाज़ यूज़ किया। मतलब क्या किया, घोड़े का जो गोबर रहता है उसमें धागे रहते हैं। तो उससे क्या होता है, मिट्टी को ऐसे अटैच करके रखती है वो, मतलब मजबूत करके रखती है और उससे मूर्ति क्रैक नहीं होती है। वो उनके ध्यान में आने के बाद उन्होंने उसका यूज़ किया। तो उनको बहुत ही अच्छा लगा कि उनकी मूर्तियाँ जो है मिट्टी से बनी हुई, तो वो क्रैक नहीं हो गई। तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आपने कुछ सर्चिंग किया है, उसका अगर परिणाम अच्छा हो गया तो आपको जितना आनंद होता है उस तरह लेखक को भी हो गया। तो उन्होंने जब माध्यमिक मतलब सेकेंडरी में वो पढ़ते थे, तभी उनको आर्किमिडीज़ नामक एक धड़ा था, मतलब लेसन था। आर्किमिडीज़ एक शास्त्रज्ञ है बच्चों, सायंटिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा त्याला हवं होतं ते तत्त्व शोधण्यासाठी, तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते तत्त्व शोधण्यासाठी साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधत असं राहायचा। मतलब जो साइंटिस्ट होते वो छोटी छोटी बातों में भी कुछ ना कुछ ऐसे सर्चिंग करते रहते और उनसे कुछ ना कुछ ऐसे प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ उसका निष्कर्ष लगाते हैं। उस तरह ही लेखक कह रहे हैं कि अपनी कहानी बता रहे हैं, उस तरह मैं भी ऐसा कुछ ना कुछ करता रहता था। ते सापडल्यावर तो न्हाणी घरातून युरेका युरेका करत धावत सुटला। तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्याला तेवढाच आनंद झाला होता जेव्हा मूर्तींना तडे जाण्याचा थांबला होता। आपल्यापुरता का होईना पण एक तो शोध होता। मतलब लेखक का कहना है कि जब साइंटिस्ट मतलब आर्किमिडीज जो वो छोटी छोटी ऐसे बातों में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे, कुछ ना कुछ खोजते थे, फिर उनको जो आनंद मिलता था, उनको जो निष्कर्ष मिलने के बाद, उस तरह मुझे भी आनंद मिल गया। और मैंने छोटा कम से कम छोटा ही क्यों ना हो, मैंने ये खोज निकाला कि घोड़े का जो गोबर होता है उसका यूज़ करके मिट्टी में अगर उसका यूज़ करने के बाद वो मूर्ति जो रहती है उसको वो क्रैक नहीं हो जाती। ये लेखक को बहुत ही आनंद हो गया इन एक्सपेरिमेंट करने के बाद। मुलांनो, मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे, त्याला कायम जागृता ठेवा। तुमचा सांभाळ आता तुमचा आभाळ कायम आनंदाने भरलेला रहेगा। मतलब हर एक के अंदर शास्त्रज्ञ मतलब साइंटिस्ट रहता है, कुछ ना कुछ बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये करो वो करो, ये नहीं तो ये इससे कुछ नहीं होता है, दूसरा कुछ ना करो। हर एक बच्चे के अंदर आर्किमिडीज छुपा रहता है। लेखक का कहना है कि आपको क्या करना है, उसी को अच्छे से उसको मौका देना है। तो ये अपना लेसन है बच्चों। इसमें शब्दार्थ भी है। आप सुख मतलब आपो आप, दुथडी मतलब दोनों साइड से, ओसंडून मतलब बहुत सारा ऐसे पानी तेज से आता है। तहान भूख हरपने मतलब कामात मग्न होने, किसी काम में मग्न रहना। गड़प मतलब गायब, हिरमोड़ होने, नाराज़ होने। नांद्रुक करके इधर एक शब्द आया है बच्चों लेसन में, उसका नाम एक पिंपरक मतलब पीपल का जो पौधे जात का एक बड़ा पेड़ रहता है, उसी को नांद्रुक कहते हैं। तो बच्चों ये आपको शब्दार्थ लिखने, और इसमें जो भी कुछ शब्द है वो भी आपको समझ में नहीं आते, वो मुझे लिख के बताइए, मैं बताती हूँ उसका अर्थ। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर लिखने बच्चों, बहुत ही कम है, मतलब प्रश्न 5 तक हैं,
प्रश्न पहिला दिया आहे, लेखकाने पाठात कलेसंबंधी वर्णिलेले 2 विषय. कलेसंबंध एक चित्रकला और एक बताया गया है शिल्पकला. 2 ऐसे नाम लिखने हैं. काय ते मूर्तीला तडे जाऊ नयेत यासाठी लेखकाला सापडलेले उपाय. क्या क्या किया उनको, मूर्ति क्रैक ना हो जाए इसलिए वो लिखना है. लेखक का कैनवास कौन सा था, ये लिखना है. फिर आकृतियाँ पूर्ण करने, मतलब लेखकाने त्यांच्या खेड्यांचे सांगितलेले विषय, उनका गांव कैसा था उसकी विशेषता बताना है. लेखकाच्या खेड्याचे सौंदर्य वाढवणारे घटक, मतलब उनके गांव का सौंदर्य बढ़ाने के लिए कौन कौन से घटक थे उनका नाम लिखना है. इधर जोड़ियाँ मिलाना है और इधर 5वां प्रश्न एक शब्द में उत्तर. जितना हो सके आप कर कीजिए, या तो मैं आपको आंसर बताती हूँ. ठीक है बच्चों.